दोस्तों, अगर दिल में इरादे बुलंद हो तो आदमी कुछ भी कर सकता है। एक जामनगर के छोटे से गांव से निकला इब्राहिम बलूच कैसे भारतीय सिनेमा में ऐसी-ऐसी फिल्में बना देता है जो झंडे गाड़ देती है। कैसे इब्राहिम बलूच मेहुल कुमार बनते हैं। ऐसी एक जीवन यात्रा पर आज हम साथ निकल रहे हैं मेहुल भाई के। मेहुल भाई, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। मेहुल भाई, आप इतने सादगीपूर्ण रहे, जितने साल से मैं आपको जान रहा हूँ, आप बहुत सेटल, काम, हमेशा स्माइलिंग, ये आप कैसे बनाए रखा आपने इस स्ट्रेसफुल लाइफ में? देखिए मतलब हमारी इंडस्ट्री में जनरली इस तरह से जो रहता है वो लाइफ टाइम रह सकता है। अगर 1-2 फ़िल्में हिट होने के बाद हवा में उड़ने लगते हैं, तो फिर वो कहाँ उड़ जाते हैं वो मालूम भी नहीं पड़ता। सही बात है। और मैं ऐसे फैमिली से आया हूँ कि हमेशा डाउन टू अर्थ मेरे फादर ने हमको यही सिखाया कि बेटा कितने भी बड़े बन जाओ, कितने भी आगे निकलो, लेकिन हमेशा डाउन टू अर्थ रहना, क्योंकि पाँव ज़मीन पे रखने हैं, उनको कभी ज़मीन के ऊपर नहीं ले जाना। मेहुल भाई, मतलब मैं आप ऐसे ही पढ़ रहा था, आपके पिताजी माशाल्लाह रियासत के मुलाजिम थे। अच्छे खासे पैसे वाले घर से आप थे, लेकिन आपकी परवरिश बहुत ही साधारण ढंग से हुई। ऐसा क्योंकि हम लोग ज़मीनें इतनी थी, खेती भी इतनी होती थी और हम लोग को मतलब महाराजा ने गाँव की सारी ज़मीनें गिफ्ट दी थी, काफ़ी मतलब था। तो वो सब कुछ बचपन से हम लोग ने सीखा है। हुँ। नंगे पाँव खेतों में भी घूमे हैं, नदी में नहाए भी हैं। ये सब चीज़ें देखी है और प्योर खाया है, दूध भी प्योर पिया है, घी भी असली खाया है। तो वो सारी चीज़ें थी। फिर पढ़ाई करने के बाद हम लोग जामनगर शिफ्ट हुए मैं। तो जामनगर में फिर कॉलेज मैंने किया पूरा, हम लोग वहाँ पे शिफ्ट हो गए थे पूरा। और जामनगर में कॉलेज करके फिर कॉलेज के टाइम पे मैंने लिखना चालू किया था। तो मेहुल तखल्लुस मेरा तब से है। हुँ। तो मेहुल के नाम से मैं पोएट्री भी लिखता था, फिर कविताएँ लिखी, नॉवेलें लिखी, गुजराती में काफ़ी मेरी छपी। और उसके बाद फिर स्टेज पे काम करना भी चालू किया कॉलेज में। तो कॉलेज में मेरे को काफ़ी अवार्ड भी मिले। तो उसके बाद इंटरनेशनल मतलब यूनिवर्सिटी लेवल पे भी मेरे प्ले को बेस्ट प्ले का अवार्ड मिला, बेस्ट डायरेक्शन का अवार्ड मिला। तो मैंने तभी सोचा कि अगर यही सारी चीज़ों को और आगे बढ़ना है, तो मुंबई के सिवा और कोई रास्ता है नहीं, फ़िल्म इंडस्ट्री में जाना चाहिए। लेकिन ये बात किसी को बोले तो उस टाइम पे तो मुंबई मतलब ऐसा लगता कि कहीं फ़ॉरेन जा रहे हैं। हाँ। मुंबई आना मतलब ऐसा लगता था। तो मैं किसी को बोलता था तो बोलता है तुम्हारी कोई पहचान नहीं है, कोई जानने वाला नहीं, मुंबई जाके करोगे क्या तुम? बोला देखते हैं जाएँगे फिर जो होगा देखा जाएगा। तो जब आपने ये बम फोड़ा घर पे कि मुझे फ़िल्मों में काम करना है, क्या रिएक्शन था आपके देखिए वालिद का? फादर ने बोला कि देखो मैंने तुमको पढ़ाया, हर चीज़ तुमको जो चाहिए थी वो सब दिया, लेकिन मुंबई का खर्चा तुमको खुद को उठाना है। वो मैं खर्चा हाँ, एक बंदोबस्त करके दूँगा कि मुंबई में रहने की जगह नहीं मिलती, वो मैं तुमको वहाँ पे रहने की जगह फ्री करवा दूँगा। उनका एक पहचान वाला था, उनका यहाँ पे फ्लैट था, वो लोग का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिज़नेस था, तो जब आते थे, यहाँ ठहरते थे और एक सर्वेंट था वहाँ पे। तो मेरे को रहने की जगह मिली, सर्वेंट भी मिल गया और उसकी रोटला और ओटला और दोनों मिल दोनों मिल गया। गए। तो गुजराती में कहावत है ना कि मुंबई में रोटलो मळे, ओटलो ना मळे। हाँ। तो वही मेरे को मिल गया। उसके बाद फिर फादर की एक पहचान थी, मर्केंटाइल बैंक के चेयरमैन थे उस टाइम पे रंगूनवाला। हाँ। उनको फ़ोन किया कि मेरा बेटा वहाँ आया है, आपके पास आएगा कुछ देखना, हेल्प कर सकते हो। तो मैं गया, तो जब उनसे मैंने बात किया तो बोले देखो फ़िल्म लाइन के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर बैंक की नौकरी करनी है, तुमने किया है ग्रेजुएशन भी, तो यू कैन वेलकम इन बैंक। तो मैं बोला चलो टाइम पास होगा। तो मैंने बैंक की नौकरी जॉइन कर ली, मर्केंटाइल बैंक जो मोहम्मद अली रोड पे है, हाँ। वहीं पे हेड ऑफ़िस में मैं काफ़ी 6-8 महीने 9 महीने नौकरी की मैंने। उसके बाद मेरा प्ले एकदम हिट हुआ है कि यहाँ पे जो गुजराती में हुआ, जिगर एंड अमी, इट वाज़ ए लव स्टोरी। तो जिगर एंड अमी देखने के लिए उस टाइम पे क्या है, ताहिर साहब की हिंदी फ़िल्म की शूटिंग गुजरात में चलती थी, हुँ। खून की पुकार। तो किसी ने बोला होगा कि सर एक गुजराती फ़िल्म बनाओ, सस्ते में बन जाती है और अभी गुजराती फ़िल्में बहुत अच्छा बिज़नेस करती है। तो ताज साहब बोले ठीक है कभी देखेंगे। फिर उन्होंने ये सोचा नहीं होगा, फिर यहाँ किसी को पूछा उन्होंने, हुँ। तो किसी ने बोला कि देखो एक प्ले सुपर हिट हुआ है गुजराती में अभी, आप वो प्ले देखिए, वो फ़िल्म बन सकती है उस पे। हुँ। तो मेरे को फ़ोन आया उनकी ऑफ़िस से, तो उस टाइम पे तो मतलब अब आदमी ऐसा लगे ना कि भाई ताहिर ताहिर साहब की साहब के यहाँ ऑफ़िस से था। में। तो मैं बोला ठीक है। ताहिर साहब मतलब आमिर खान आम के चाचा। हाँ, आमिर खान के फ़ादर। फादर, हाँ, हाँ, नासिर साहब नासिर के भाई। साहब, हाँ, ताहिर साहब, हाँ। तो मैंने ताहिर साहब को बोला प्ले देखने, फिर वो भाईदास में हमारा शो था संडे को, वो आए देखने के लिए, प्ले उनको बहुत अच्छा लगा। बोलते ही तुम्हारे पास कोई कहानी है तो मैं गुजराती फ़िल्म बनाना चाहता हूँ। तो मैंने बोला सर मेरे पास कहानी है डेफ़िनेट। तो बोले
कल आना ऑफिस में 11 बजे, कार्ड दिया मेरे को कहानी सुनेंगे तुम्हारी। तो हमारे सारे आर्टिस्ट भी खुश हो गए, मेहुल भाई ये तो कमल का चमत्कार है, बोलते देखो क्या होता है। मैंने देखते हैं। फिर मैं भी सुबह गया 11 बजे, मेहबूब स्टूडियो के सामने ग्राउंड फ्लोर पे नासिर साहब की ऑफिस थी, फर्स्ट फ्लोर पे ताहिर साहब की थी। मैंने कहानी सुनाई तो कहानी उनको बहुत अच्छी लगी। बोले भाई तुम्हारी कहानी तो अच्छी है, इसको डायरेक्ट कौन करेगा? मैं बोला साहब देखिए स्टोरी मेरी है, गाने मेरे हैं, डायलॉग मेरे हैं, तो इसको अगर मैं डायरेक्ट करूँगा तो ही सही तरह से जस्टिफाई कर पाऊँगा मेरा। तो बोले लेकिन तुमने कभी किसी के साथ एज ए असिस्टेंट भी काम नहीं किया है। मैं बोला सर मैंने डायरेक्शन पे बहुत किताबें पढ़ी है, तो मैं कर सकता हूँ, कॉन्फिडेंस है मेरे को। बोले ठीक है एक काम करो, कल तुम फ़ोन कर लेना, मैं बता दूंगा तुमको। तो मेरे को लगा कि शायद बात नहीं बनेगी। घर गया, फिर दूसरे दिन के इंतज़ार में ही सारी रात निकाली। सुबह फ़ोन किया तो बोलते तुम्हारी कहानी नासिर साहब सुनेंगे। तो मेरे को भी और झटका लगा कि नासिर साहब को कहानी सुनाना मतलब उनकी फ़िल्में तो हम स्कूल से देखते थे, कॉलेज लाइफ में भी देखी इतनी फ़िल्में। तो मेरा ठीक है, तो मैं दूसरे दिन नासिर साहब को कहानी सुनाई। नासिर साहब को कहानी बहुत अच्छी लगी। मेरे को बोलते तुम इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहे हो कि तुम डायरेक्ट कर सकते हो? मैंने सर देखिए मैं आपके सामने बहुत बड़ी बातें नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं इतना बोल सकता हूँ कि आप जैसे आर्टिस्टों का टेस्ट लेते हैं ना, वैसे एज ए डायरेक्टर मेरा टेस्ट ले लीजिए। अच्छा, ये मतलब इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि हाँ, डायरेक्शन का टेस्ट हुआ। तो वो बात उनके दिमाग में बैठी। बोले ठीक है, फिर हम लोग ऐसा कुछ प्लानिंग करेंगे, बोलते आर्टिस्ट हम देंगे तुमको और डायरेक्ट तुम करो, एक दिन शूटिंग करो, फिर हम लोग देखेंगे, इफ़ यू कैन देन नो प्रॉब्लम। और उसके बाद फिर मेरे को ताहिर साहब ने बोला कि देखो आर्टिस्ट हम आपको देंगे, बोलते हमारे पास उस टाइम पे कि आर्टिस्ट लोग बायोडेटा सब ऑफिस में दे के जाते थे। तो उसमें 2-4 लड़के बुलाए थे, लड़कियां भी थी 1-2-3। और मैंने फिर उसमें से किया कि भाई ये मौका दोबारा मिलना नहीं है, तो मैंने एक इमोशनल सीन, एक लाइट सीन ऐसे करके। और नासिर साहब की शूटिंग चल रही थी फिल्मालिया में। बोले 6 बजे हमारा पैकअप होगा, 7 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक तुम शूटिंग कर सकते हो। अब उस टाइम पे उनके कैमरामैन मुनीर खान थे, तो मैं सोचा वो तो इतने सीनियर कैमरामैन। और उन्होंने क्या किया, कैमरामैन उनके असिस्टेंट दिया मेरे को, रविकांत रेड्डी था। बोलते ये आपका कैमरामैन रहेगा और आप दोनों अगर सही रहे तो ये भी कैमरामैन रहेंगे, आप डायरेक्टर रहोगे। और मैंने शूटिंग की, मैंने जितना मैं बोला करना था, क्रेन ट्रॉली सब कुछ किया, दिन भर शूटिंग करके। फिर उन्होंने एडिट करके देखा और नासिर साहब ने बोला कि ही कैन डायरेक्ट, बोलते। और नासिर साहब ने सजेशन दिया कि सिर्फ गुजराती में मत बनाओ, ये फिल्म को हिंदी एंड गुजराती बाइलैंग्वेज बना। तो हिंदी जन्म जन्म ना, हिंदी फिर जन्म लेंगे हम, और गुजराती जन्म जन्म ना साथी बाइलैंग्वेज। इस तरह से मेरी लाइफ स्टार्ट हुई फर्स्ट फिल्म से। क्या बात है। तो मतलब आपके जीवन का अगर टर्निंग पॉइंट कहा जाए तो वो कौन सी फिल्म मानी जाएगी? टर्निंग पॉइंट एकदम अगर कहा जाए तो मरते दम तक। हाँ। राज साहब की कमबैक फिल्म थी और इट वाज ए गोल्डन जुबली फिल्म। और उसके डायलॉग्स भी इतने हिट हुए थे, गाने भी हिट थे। और राज साहब फर्स्ट टाइम डॉन का रोल प्ले किए थे एंड उनके डायलॉग भी मतलब एकदम ज़बरदस्त थे। और वो सुपर डुपर हिट हुई। उसके पहले मेरी 2 फिल्में हिंदी रिलीज हो चुकी थी, हाँ। लव मैरिज, अनोखा बंधन। मतलब लव मैरिज के में तो मतलब सिल्वर जुबली, या सिल्वर जुबली, दोनों सिल्वर जुबली थी। अनिल कपूर का बयान था हाँ, उसमें कि मेरे जीवन की पहली सिल्वर जुबली यस, ट्रॉफी मेरे घर में आई हाँ, है। वो इंटरव्यू में भी बोला था कि हाँ। मेरी पहली सिल्वर जुबली ट्रॉफी लव मैरिज थी। लव मैरिज के भी गाने हिट थे, म्यूजिक भी बहुत अच्छा था, कहानी भी डिफरेंट थी वो। तो मतलब ये एक नया डायरेक्टर बिल्कुल ही जो छोटे शहर से, गुजरात से यहाँ पे आया, उसके सामने बॉलीवुड के स्टार्स खड़े, हाथ पांव कहीं तो धूजे होंगे कि यार ये अभी नहीं तो कभी नहीं मेहुल। नहीं, क्या होता है देखिए, गुजराती में तो मैंने काफ़ी फिल्में की, हाँ। गुजराती हिट हुई। प्राणलाल जी की भी गुजराती फिल्म सिल्वर जुबली हुई थी, अरुणा जी के ब्रदर रतन ईरानी की सिल्वर जुबली हुई थी, फिर उन्होंने हिंदी में बनाई। फिर प्राणलाल जी ने मेरे को बोला कि राजकुमार के लिए कोई स्क्रिप्ट है तुम्हारे पास? तो मेरे को राज साहब के साथ फिल्म बनानी है। 2 बार राज साहब मेरे को ना बोल चुके, बोलते। अच्छा। तो मैं बोला मैंने राज साहब के साथ कभी सोचा भी नहीं था कि मैं फिल्म बनाऊंगा। और राज साहब ने 5 साल का गैप था, वो भी जब वापस आए मरते दम तक में, तो 5 साल के बाद उन्होंने फिल्म की। अच्छा। हाँ, तो मैं बोला ठीक है, मेरे को राज साहब का नंबर दे दीजिए। उस टाइम पे मोबाइल तो थे नहीं, मैं बात करूँगा। तो मैंने राज साहब को शाम को फ़ोन किया, तो बोले कौन मेहुल कुमार? तो मैं बोला सर मैंने गुजराती फिल्में बहुत की है, हिंदी भी मेरी 2 रिलीज़ हो चुकी है, दोनों सिल्वर जुबली है। तो एक फिल्म मैं बनाना चाहता हूँ आपके साथ मेरा, मैंने स्क्रिप्ट लिखी हुई है पूरी। बोले क्या टाइटल है? बोला मरते दम तक। अच्छा टाइटल तो दमदार है, कहानी? बोला कहानी आप सुन लीजिए।
तो फिर बोलते एक काम करो, तुमने यूएस क्लब देखा है? मैंने यूएस क्लब कोलाबा में है, लेकिन मिलिट्री का है, लेकिन मैं वहाँ कभी गया नहीं हूँ। बोले तो बोले संडे को शाम को 6 बजे आ जाओ, पूरी कहानी लेके, फिर हम लोग वहाँ बैठ के बात कर दें, आगे फिर देखेंगे क्या होता है कहानी सुनने के बाद। तो मैंने तो प्राणलाल जी को फ़ोन किया, बोले आप गलती से मेरा नाम मत बताना एज ए प्रोड्यूसर। अच्छा, क्यों सर? कि 2 बार ना बोल चुके थे हाँ, राज साहब उनको। तो प्राण साहब से उनकी कोई प्राणलाल अनबन? जी के साथ नहीं, कुछ था नहीं, 2 फ़िल्मों के लिए रिफ्यूज़ किया था उन्होंने। हाँ, तो प्राणलाल जी बोले कहीं ये बार भी ना बोल देंगे मेरा नाम सुन के, बोले तो अब मेरा नाम मत बोलना बोले। हाँ, तो मैंने ठीक है। फिर मैं तो फिर राज साहब ने एक बात और पूछी, तुम्हारे पास कोई गाड़ी है? मैंने सर गाड़ी है मेरे पास। बोले क्या नंबर है? तो मैं बोला GJ 5756 गुजरात का नंबर था, फिएट थी। तो बोले ठीक है। मैं भी सोच में डूबा, मैं गाड़ी का नंबर क्यों पूछ रहा है। फिर मैं जब गया संडे को शाम को उधर, तो वॉचमैन ने मेरे को बोला कि आर यू मिस्टर मेहुल कुमार? मैं बोला यस। बोले राज साहब ने आपकी गाड़ी का नंबर दिया है, आप अंदर जा सकते हो। तो वहाँ गया, फिर बैठा, राज साहब आए, तो मेरे को बोले स्क्रिप्ट न राजा जी, स्क्रिप्ट ये रेडी है। तो मेरे को मालूम था, क्योंकि मेरे को राज साहब के साथ फिल्म करनी थी, तो राज साहब को उर्दू में स्क्रिप्ट चाहिए। अच्छा, हाँ, धर्म जी को भी उर्दू में डायलॉग चाहिए उस टाइम पे भी। तो मैंने राज जी को स्क्रिप्ट दिया, उन्होंने देखा, अरे उर्दू में स्क्रिप्ट है। बोला ऐसा मतलब क्या? आधी जंग आप पहले ही जीत गए हैं। मैं बोला राज जी मेरे को मालूम है आपको उर्दू में स्क्रिप्ट चाहिए। तो फिर वो पान पलटते रहे पेज, एक के बाद एक के बाद एक। मैं सोचा अभी पता नहीं, पढ़ नहीं रहे थे। फिर लास्ट पेज पे गए, लास्ट पेज पे 2 5 10 मिनट पढ़ा कुछ उन्होंने, फिर मेरे को बोलते क्लाइमेक्स लिखा हुआ है डिटेल में। है ना राज जी, पूरी स्क्रिप्ट है। बोलते मेरे पास तो जो भी स्क्रिप्ट आती है ना, बोले क्लाइमेक्स में पूछता हूँ तो लिखा हुआ क्या होता है, CLIMAX और अंडरलाइन। मैं पूछता हूँ डायरेक्टर को क्लाइमेक्स, सर क्लाइमेक्स अभी सोचा नहीं है हमने। मैं ना सर मेरा क्लाइमेक्स फिक्स है, यही क्लाइमेक्स है। बोले एक काम करते हैं, मैं स्क्रिप्ट लेके घर जाऊँगा, अगले संडे को हम यहाँ मिलेंगे, पूरी स्क्रिप्ट पढ़ूंगा एंड आई विल से यू नो और यस। तो मैंने ठीक है। फिर मेरे को पूछा यू ड्रिंक? मैंने सर मैं ड्रिंक करता हूँ। तो बोले ठीक है, कोई ठंडा पीजिए। फिर वहाँ पे मैंने कोल्ड ड्रिंक्स मंगाया, उन्होंने एक ड्रिंक किया, और मैं बाहर निकल के पब्लिक फ़ोन से प्राणलाल जी को फ़ोन किया। बोले कुछ बोला नहीं? बोला मैंने कुछ नहीं बोला है, अगले संडे को वो हाँ या ना बोलने वाले हैं। तो बोले ठीक है, देख लेते हैं अगले संडे। फिर सेम अगले संडे में गया, तो मैं जैसा आए राज साहब मेरे को गले लगाया, बोलते आई लाइक योर स्क्रिप्ट, बोलता आई एम डूइंग दिस फिल्म, प्रोड्यूसर कौन है? तो मैंने बोला प्राणलाल मेहता। ओ मेहता साहब, उसको तो मैं 2 बार ना बोल चुका हूँ, लेकिन ये फिल्म हम करेंगे। क्या? तो प्राणलाल जी को मैंने बाहर निकल के फ़ोन किया, बोला राज जी इज एग्रीड। बोलते बहुत अच्छा हुआ। बोले उनको मिलने के लिए बात कर लेना। फिर मैंने राज जी से फ़ोन करके पूछा, बोला राज जी प्रोड्यूसर से कब? बोले कल परसों कभी भी, जू पे, उस टाइम पे वो जू पे सबको मिलते थे, घर पे नहीं। तो जू पे कॉटेज था उनका, तो वहाँ पे प्राणलाल जी गए। तो प्राणलाल जी ने मेरे को एक और टेंशन दिया, बोले आप भी मेरे साथ चलना, और राज जी को ये क्लियर बोल देना कि ये फिल्म मेरे को 6 महीने में कंप्लीट करनी है। अच्छा, तो मैं बोला ठीक है, बोल दूंगा और क्या। हाँ, तो उसके बाद फिर वहाँ पे गए, प्राणलाल जी के साथ सारी बातें फाइनल हुई। फिर राज जी को मैंने बोला राज जी देखिए ये फिल्म है ना, 6 महीने का मैंने प्लानिंग किया है, और 60 डेज आपके चाहिए, हर महीने 10-10 दिन डिवाइड कर देना। तो मेरी हर फिल्म में 6 महीने में बनाता हूँ मैंने। तो उसमें क्या टोटल इन्वॉल्वमेंट रहता है फिल्म में, आर्टिस्टों का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है, और फिल्म अपने हिसाब से अच्छी बन सकती है। बोले नो प्रॉब्लम, मेरे लिए कोई टेंशन नहीं होता। मैं बोला मैं आपको आउटडोर इंडोर शूटिंग चार्ट पूरा दे दूंगा, और उसके बाद तो प्राणलाल जी तो खुश हो गए कि 6 महीने में ही कंप्लीट होनी है, और 6 महीने में कंप्लीट हुई, रिलीज भी हुई, एंड इट वॉज ए गोल्डन जुबली तो फिल्म। पर मतलब उस समय आर्टिस्ट एक साथ बहुत सारी फिल्में करते थे, हाँ, मतलब 20-20 30-30 फिल्में एक साथ घंटों चलती में थी। काम करते थे ना, मैंने हाँ, तो किया ना। पर राज साहब वैसे ही, राजकुमार के बारे में कहा जाता है वो बहुत ही चूजी थे फिल्म करने में, तो वो बहुत ज्यादा फिल्में वैसे नहीं नहीं करते नहीं थे। करते थे वो, हाँ, एट ए टाइम एक ही फिल्म करते थे मोस्टली। हम्म, तो मरते दम तक में फिर डॉन का रोल उन्होंने कभी किया नहीं था। हम्म, तो फिर मैंने एक कॉस्ट्यूम की जब डिस्कस करनी थी, तो मैंने उनको बोला, मैंने राज जी देखिए वर्ल्ड के जितने भी डॉन हैं, इंडियन या फॉरेनर, या तो वाइट पहनते हैं या ब्लैक कपड़े पहनते हैं, तो आपके लिए मैंने ब्लैक सोचा है। हम्म, तो बोले ठीक है नो प्रॉब्लम। मेला लेकिन एक ही सूट नहीं बनेगा, सूट काफ़ी बनेंगे मेला, लेकिन कलर एक ही रहेगा। और एक उसमें ऐड हम ये करेंगे कि आपका शर्ट है ना, सूट पहन के बाहर रखोगे। तो हंसने लगे, बोलते सूट पहन के शर्ट बाहर में। मैंने देखिए आप करोगे ना तो वो स्टाइल बनेगा, और कोई आर्टिस्ट के साथ ये एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता मैं। हाँ। तो वो खुश हुए, उन्होंने देखिए शर्ट बाहर रखा, और उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में फैशन भी चली, पार्टियों में भी लोग सूट पहन के शर्ट बाहर रखते थे। क्या बात है। सो आप आपने अनसेट इंडस्ट्री के स्टाइल आइकॉन भी, आप कहीं ना कहीं नहीं स्टाइलिस्ट भी हो गए। मतलब सर्टेन आर्टिस्ट जो करते हैं तो लोग उनको फॉलो करते ही है। तो राज साहब तो एक हिस्ट्री।
तो जब आप पहली बार राज साहब, मतलब नोइंग राज साहब, आप हालांकि गुजराती फिल्में कर चुके थे, लेकिन राजकुमार की ख्याति तो आपको मालूम ही थी। यस, यस। पहली बार जब आप वो बैठे राजकुमार और आपने यहाँ से चलना शुरू, क्या मन में चल रहा था? अब राज साहब का तो देखिए, हम लोग जब कॉलेज में भी थे तभी भी राज साहब की फ़िल्में देखते थे। और हमारी कॉलेज में एक राज साहब का डुप्लीकेट, उस टाइम के लड़के पहनते थे ना, हेयर या, स्टाइल भी वैसी करते थे, या, कपड़े भी वो पहनता था, जूते भी वाइट पहन के आता था, तो उसको कॉलेज में सब राजकुमार ही बोलते थे। तो मैंने राज साहब को एक बार शूटिंग के टाइम पे ये बात बताई भी थी। तो हँसने लगे थे। तो मैंने तब भी मतलब राज साहब तो फ़ेमस थे ही उस टाइम पे, उनके डायलॉग सब जगह, मतलब उनकी फ़िल्में, और इतनी फ़िल्में करते नहीं थे वो, साल में 1 आध फ़िल्म आती थी उनकी, और वो सुपर हिट होती थी कैरेक्टर। तो मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि भाई राज साहब के कमबैक होगा तो और वो मेरे साथ फिल्म करेंगे। सेम अमित जी ने जब कमबैक सोचा तो उन्होंने भी मेरे साथ फिल्म की। महमूद साहब ने आपके महमूद साथ साहब ने मतलब मेरे साथ की, फिल्में की प्राण हैं? साहब ने भी लास्ट फिल्म मेरे साथ की थी। हाँ, तो ये एक यादगार बातें हैं लाइफ हाँ। की। सो पहले मरते दम तक का पहले दिन का शूट, पहला शॉट, यस। क्या था वो? अगर थोड़ा स्क्रीन प्ले मैं की। अब मतलब मरते दम तक का पहला जो शॉट्स था, हम लोग मड आइलैंड शूटिंग कर रहे थे बंगलों में, नेयर बंगलों में। तो राज साहब के पैरों पे कैमरा है, और शक्ति कपूर को वहाँ पे पैरों में गिरता है, और हम लोग टिल्ट ऑफ करते हैं कि राज साहब का फेस दिखता है, वो उनका इंट्रोडक्शन उसमें था। तो पहले दिन की शूटिंग में तो राज साहब मेरे को बोले, यार मैं बोली यार क्या मेरे पैरों पे ये गिरता है, फिर आता है। मैं बोला राज जी देखिए, ये जो शॉट्स हैं ना, एडिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ले रहा हूँ। इसके पहले गाना खत्म होता है जिसमें फराज शक्ति कपूर को राइट ऑफ द कैमरा खींचती है, और यहाँ लेफ्ट ऑफ द कैमरा आपके पैरों में आके गिरता है, तो इट वॉज ए बेस्ट कटिंग एज पर एडिटिंग। तो बोले हाँ ये बात सही है, फिर टेक करो चलो। फिर उसके बाद मैंने टेक किया, शॉट्स हुआ, और बाकी सब लोग का साइलेंट था, सब खड़े हुए थे किसी का। तो शूटिंग के पहले सब लोग मेरे पूछ रहे थे, गोविंदा बोले सर मेरा क्या डायलॉग है, शक्ति कपूर बोले मेरे को कुछ बोलना नहीं है, बोलना नहीं, फराह बोले मेरे को, बोला किसी को कुछ नहीं बोलना है, राज साहब का ही डायलॉग है। तो सब लोग खुश थे, बोले फर्स्ट शॉट बेस्ट है। फिर ओके हो गया, सीन भी खत्म हुआ। उसके बाद लंच टाइम पे मेरे को एहसान, उनका जो मेकअप मैन भी था, सब काम भी देगा, वो मेरे को बोलते राज साहब आपको ऊपर बुला रहे हैं। तो मैंने पता नहीं आपको डायलॉग सुनने पड़ेंगे मेरे को ऊपर पता नहीं। तो ऊपर गया, मेरे को बोलते मेहुल देखो, फर्स्ट डे जब मैं शूटिंग करता हूँ ना कोई नए डायरेक्टर के साथ, तो मैं उसको कुछ भी उल्टे सीधे सजेशन देता हूँ। अगर वो मेरी बात मान लेता है ना, तो फिल्म में मेरे सजेशन चलते रहते हैं। अगर नहीं मानता है तो उसके मुताबिक मैं काम करता हूँ। मतलब फिल्म अब आप बनाओगे? हाँ, तो बोले तुमने मेरे को कन्विंस किया, वो भी एडिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताया, उसके बाद टिल्टअप करके मेरा फेस भी दिखाया। तो नाउ दिस इज़ योर फिल्म, और तुम अपने हिसाब से जैसे बनानी है बना सकते हो। मैं बोला थैंक यू तो ये सर। पूरे मरते दम के प्रोसेस के दौरान, मतलब राजकुमार अपने जानी अंदाज में जब आए होंगे, किस तरह का, क्या मतलब उन्होंने कैरेक्टर के बारे में आपसे डिस्कस किया? क्या उनका इनपुट था? किस तरह से? राज साहब को एक तो क्या, उन्होंने जब कहानी सुनी ने तो उनको ये अच्छा लगा कि उन्होंने डॉन का रोल कभी प्ले किया नहीं। फिर कैरेक्टर बहुत ज़बरदस्त था, इमोशंस भी इतने अच्छे थे, एक्शन भी इतने अच्छे थे। फिर क्लाइमेक्स उनको बहुत पसंद आया था, कि क्लाइमेक्स में मतलब डिक्लेयर करते कि ही इज़ डेड, एंड वहाँ पे पता चलता है कि वो मरे नहीं है, वो तो अभी ज़िंदा है, और वहीं से पूरा हंगामा था। तो उनको मतलब सारी चीज़ें नयापन लगे थे कि इस टाइप का कैरेक्टर मैंने कभी किया नहीं। और डायलॉग फिर मैंने ऐसे अच्छे लिखवाए थे कि वो उनके स्टाइल के ही सारे डायलॉग थे। दुनिया में दादा तो सिर्फ 2 ही है, एक ऊपर वाला, दूसरे हम, और क्लैपिंग होती थी। मतलब आपकी फिल्मों के, मतलब मरते दम तक कहें या बाकी की भी सारी, आपके पंचलाइन बड़े कमाल कमाल के आप बनाते हो। उसमें क्या मतलब रियलिटी आती है, और लोग ज़बरदस्त उसको मतलब तालियां भी बजती है और याद भी रहते हैं। नहीं तो आज मेरी 2 फिल्म ऐसी थी जिसकी डायलॉग की कैसेटें म्यूज़िक से ज़्यादा बिकी थी। मरते दम तक की उतनी बिकी थी, और इसके बाद मतलब तिरंगा की भी, दोनों की डायलॉग कैसेट आए थे मार्केट में। तो मैं अभी मरते दम पे की टिका रहूंगा कि पूरे अगर मरते दम तक अगर ध्यान से देखी जाए, बहुत राजकुमार साहब का जो परफॉर्मेंस है उसमें उनका अपना योगदान उसमें कितना रहा? मतलब एज ए डायरेक्टर फिल्म ऑब्वियसली आपकी थी, लेकिन एज एन एक्टर राजकुमार साहब ने क्या उसमें इनपुट दिया जो आपको लगा कि यार? राज साहब का क्या है, देखो उनको मतलब कहानी अगर अच्छी लगी और डायलॉग उनके हिसाब से सही है, तो ज़्यादा इंटरफेयर कभी सेट पे वो नहीं करते थे। सिर्फ उनका क्या होता था, उनको एकदम प्योर हिंदी वर्ड होता है ना,
तो वो मेरे को मालूम था वो उनको उर्दू में ही चाहिए। अभी न्यायालय वो नहीं बोल पाते थे, न्यायालय की जगह अदालत है तो परफेक्ट। तो वो मेरे को बोलते थे मेहुल तुमने करेक्ट मतलब हर चीज़ ध्यान से रखी, मतलब राज जी मैंने आपकी इतनी फिल्में देखी है और आपकी पूरी स्टाइल इसमें रखी है। तो उनको प्योर मतलब हालांकि वो से हाईली एजुकेटेड, इंग्लिश भी हाई फाई थे वो, हाँ। लेकिन उनको उर्दू में पढ़ाई की थी तो उर्दू में उनका बहुत ही स्ट्रीम। तो ये रिसर्च आपने कैसे हासिल किया था कि यार इनको उर्दू में स्क्रिप्ट चाहिए, इनके वर्ड्स? वो मैंने 2-3 लोगों को पूछा था, जो भी हाँ। इनके साथ फ़िल्में कर चुके थे, तो वो बोले मैम जी ऐसा देखिए उनको उर्दू में स्क्रिप्ट चाहिए। तो उर्दू में आप अगर लिख के किसी ने, तो मैंने उर्दू एक असिस्टेंट रखा था कि जो उर्दू में पूरे ट्रांसलेट करे, सीन लिखे, सेट पे भी रखा था, हाशमी करके लड़का था, हुँ। यूपी का ही था वो। तो वो वैसे करके पूरा मतलब रास्ता फिर खुश रहते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी कभी सेट। क्या बात! तो कहीं पे मरते दम तक के दौरान राजकुमार ने राजकुमारियत नहीं दिखाई आपको? एक जब हम लोग सेकंड शेड्यूल क्लाइमेक्स कर रहे थे ना, तो मेरे को फ़ोन आया, बोले मेहुल यार क्या कर रहे हो तुम? सेकंड शेड्यूल क्लाइमेक्स। मैंने राज जी क्लाइमेक्स अपना जो लिखा हुआ वही है, कुछ चेंज तो होना नहीं है, तो फिर सेकंड ही शेड्यूल क्यों कर रहे हो? बाद में भी आराम से कर सकते हैं। बोला राज जी देखिए मैंने इतनी फिल्में की है ना, क्लाइमेक्स में लेट करता हूँ ना, तो क्या होता है एंड में प्रोड्यूसर के पास पैसे का प्रॉब्लम होता है, तो वो लोग क्या बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज़ करो। अब वहाँ पे 400 जूनियर आर्टिस्ट है, मैं प्रोड्यूसर को बोलूँगा एंड में रखूँगा, बोले नहीं यार 200 में काम चला लेना। 3 गाड़ियाँ ब्लास्ट है, वो 3 की जगह फिर 1 या 2 गाड़ी आ जाएगी। बस बोले अभी मेरे को कुछ नहीं सुनना है, करो क्लाइमेक्स। तो फ़िल्म से कॉम्प्रोमाइज़ तो बर्दाश्त नहीं है हाँ, नहीं, नहीं। आर्टिस्ट को। तो आज भी देखिए वो क्लाइमेक्स देखो मरते दम तक का इतना ब्लास्टिंग, गाड़ियाँ, ये वो पूरा। और ह्यूज बनाया, मतलब हाँ, आपने उस शमशान समय का की सेट भी हाँ, टेक्नोलॉजी और उसके यस। हिसाब से तो वो मतलब। एग्री हो गए। मैं बोला फिर फाइटर भी इतने साहब, ये सब चीज़ें फिर एंड में नहीं होती है मेरा। हुँ। तो बोले नहीं, नहीं अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगा, करो क्लाइमेक्स। और वो गोविंदा की शर्ट वाला किस्सा क्या है आज के, अगर हमारे जनरेशन के व्यूअर्स? वो एक्चुअली जंगबाज की शूटिंग में हुआ था। हाँ, जंगबाज की हम लोग मद्रास शूटिंग कर रहे थे, हाँ। तो गोविंदा कुछ एकदम कलरफुल प्रिंटेड शर्ट पहन के आया था, तो राज साहब ने तारीफ़ की, अरे वाह! गोविंदा क्या मस्त शर्ट पहना है। तो गोविंदा से जाके सचमुच तारीफ़ किया है मेरी, या, तो गोविंदा ने वो शर्ट उनको गिफ्ट कर दिया था। या। तो अब राज साहब तो वो तो राज साहब है। दूसरे दिन जब सेट पे आए, तो उसको काट के उसका रुमाल जैसा बना दिया था और वो अपना हाथ-वाथ साफ करके रख दे। तो पूरे यूनिट ने, मैं बोला अरे तू गोविंदा का शर्ट है, तो गोविंदा ने भी देखा। मैं बोला अभी कुछ बोलने वाली बात ही नहीं है, सब चुप रहे। और गोविंदा भी उस समय स्टार बन चुका हाँ, था, बन मतलब चुका था, ऐसा नहीं यस, था यस, कि हाँ। लेकिन हाँ? राज साहब को क्या इतना कोई कुछ कभी वो नहीं करते थे। सेम उधर और एक बात और भी बनी थी, उसमें गाना था एक, मौसमी जी राज साहब की वाइफ भी हुँ, बनी थी हाँ। फ्लैशबैक में। तो वो गाने में राज साहब शर्ट पहन के आए क्योंकि रोमांटिक गाना था। तो एक उनका भी शर्ट ऐसा था कि एकदम दिख रहा था, बनियन भी पहना था वो भी हुँ, सब। तो मौसमी जी मेरे को बोल रही कि मेहुल जी आपकी बहुत बातें सुनते हैं ना, बोलते ये शर्ट चेंज करवा दो तो मैं मानूँ आपको। हुँ। मतलब करवा दूँगा, देखो 10-15 मिनट। तो राज साहब आए, बैठे, मेहुल रेडी है सब? मेरी राजी सब रेडी है। फिर मैंने बोला राजी ये आपने शर्ट क्यों पहना है? क्यों, क्या है, प्रॉब्लम है? बोला इतना सब कुछ दिख रहा है, आपने बनियन भी पहना हुआ है, बहुत गंदा दिख रहा है। अच्छा ऐसा है? मैंने हाँ, चेंज कर डालो, कोई अलग दूसरा शर्ट पहनो, नो प्रॉब्लम। ऐशान को बुलाया, बोलते मेकअप रूम में चलो। तो गए तो मौसमी जी पीछे हँसने लगी एकदम, बोलती मैं बोला अभी आएँगे तो देख लेना, और शर्ट चेंज करके आए। तो मौसमी जी बोले अब मैं मान गई, आपकी हर बात ये मान रहे हैं। पर उनके बारे में ये भी कहा जाता है मेहुल भाई कि राज साहब है ना, अपने सीन के अलावा भी बहुत सारे कपड़े साथ लेके हाँ, चलते थे, ये आते चीज़ थे, सही यस, है? यस। हाँ, उनको अगर वहाँ के कुछ सही नहीं लगे तो वो अपने खुद के कपड़े भी पहनते थे। लेकिन वो उनको क्या पूरा कन्विंस करने वाला आदमी चाहिए। मैंने 3 फ़िल्में उन्होंने किसी के साथ नहीं की। नाना ने भी 3 फ़िल्म किसी के साथ नहीं की। तो राज साहब के साथ सेकंड में भी, जंगबाज में भी जब मैंने उनको कहानी सुनाई ना, बोलते मेहुल मेरे को डिटेल में कहानी नहीं सुननी, मेरे हिसाब से ये है ना मेरा रोल। मेरा देखिए राज जी ये मतलब आप कृष्णा हैं, वो अर्जुन है। उसको बेस करके मैंने पूरी कहानी लिखी है। तो बोले फिर सवाल ही नहीं है, कर लेंगे, एक बार मेरे को स्क्रिप्ट दे मतलब देना। मुझे याद है एक साहब से, दिलीप साहब से एक बार ऐसी चर्चा चल रही थी, व्हिstling वुड के इनॉग्रेशन में आए थे। तो राजकुमार साहब से के हाँ, बारे में बात कर रहे थे सुभाष जी और दिलीप साहब। वो बोल रहे थे कि वो वैन भर कर के कपड़े लेके आते थे हाँ। कि मैंने क्या पहना है उस हिसाब से फिर वो कपड़े पहनेंगे। तो मैंने कहा ये आदत उनकी शुरू से रही, हाँ, मतलब। बिगिनिंग से उनकी अगर कंटिन्यूटी नहीं है तो वो खुद के कपड़े भी पहन लेते। अगर कंटिन्यूटी है, हुँ, कोई आगे पीछे सीन की, तो वो फिर वो पहनते थे। अदरवाइज़ वो मैं ये पहनूँ तो कुछ प्रॉब्लम है,
बोला नहीं प्रॉब्लम, अगर कैरेक्टर के साथ प्रॉब्लम नहीं है तो वो पहन लेते थे। पर जैसा उनकी इमेज है, जो जो कहा जाता है, वो वैसे ही थे। नेचर वाइज बहुत अच्छे इंसान थे, ऐसा नहीं था वो, लेकिन उनका कि बहुत कम लोगों के साथ उनकी मतलब जमती थी, क्योंकि वो टोटली डिफरेंट टाइप के आदमी थे। हालांकि उनकी सच्चाई सही थी, लेकिन उनको समझने वाले आदमी कम होते थे तो फिर वो उनकी नहीं जमती थी। अगर उनको कुछ बताया कुछ और सेट पे शूटिंग कुछ और किया फिर ख़त्म, फिर आप एवरीडे टेंशन रहेगा। हाँ, मतलब आप आपकी फ़िल्म का किस्सा नहीं, लेकिन राजकुमार के बारे में कहा जाता है कि वो साउथ की कोई फ़िल्म कर रहे थे, और प्रकाश मेहरा वाला जो किस्सा है कि उन्होंने फ़िल्म इसलिए मना कर दी कि उसके तुम्हारे सर से चमेली की खुशबू आती, वो फैब्रिकेटेड किस्सा लगता है, क्योंकि वो उस समय साउथ की शूट कर रहे थे और उनके पास डेट्स ही नहीं थी उस समय अब की। वो हो सकता है, लेकिन वो राज साहब कभी भी कुछ भी डायलॉग बोल सकते थे, ऐसा कुछ नहीं। और उसके बाद आपने वो ज्वालामुखी में और एक ज्वालामुखी मिलाने की कोशिश की तिरंगा में, जब आप खुद प्रोड्यूसर बने। यस, तो ये तो मतलब आत्मघाती डिसीजन हो सकता था उस समय का। डेफिनेट उस टाइम पे तो मोस्टली इंडस्ट्री वाले सब मेरे को बोल रहे थे। अभी मुहूर्त के दिन एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर आए थे, उन्होंने मेरे को मुहूर्त ओके हुआ, बोलते भगवान करे तेरा ये तिरंगा लहराए। एक ईस्ट है दूसरा वेस्ट है, और वो भी 6 महीने में कंप्लीट हुई थी। और राज अच्छा, साहब, वो भी 6 महीने में हाँ कंप्लीट छः कर महीने दिया में आपने। राज साहब की थर्ड फिल्म थी मेरे साथ, हाँ। नाना की फर्स्ट फिल्म थी। हाँ। तो उस टाइम पे भी मैंने नाना को भी बोला था, तो नाना तो पहले तो मतलब उसमें भी रजनी जी ने भी ना बोला था, नासिर भाई ने भी ना बोला था, क्योंकि जब अनाउंसमेंट हुआ था तो आपने देखा होगा स्क्रीन में 3 पेज उस टाइम पे सब लोग देते थे। तो फ्रंट पेज पे राज साहब थे, सेकंड पेज पे बैक में ये कैरेक्टर था, सिर्फ इंस्पेक्टर यूनिफॉर्म के साथ बैक में खड़ा, और थर्ड पेज पे वो तीनों लड़के थे। हाँ। तो मेरे को काफ़ी लोग पूछते थे, मेरे भाई सेकंड हीरो कौन है? मेरा सेकंड हीरो अभी अच्छा, सिर्फ आपने यूनिफॉर्म और हाँ बस, फेसलेस हाँ यूनिफॉर्म डाला था। मेरा सेकंड हीरो अभी फाइनल नहीं है, फाइनल हो जाएगा फिर अनाउंसमेंट करूंगा वापस। तो रजनी जी और नसीर साहब ने इसलिए मना किया कि वो इनके साथ काम नहीं करना हाँ, चाहते। रजनी जी को मैंने कहानी मद्रास जाके सुनाई थी, हाँ। तो उनको अच्छा लगा, कहानी भी बहुत अच्छी, बोले तुमने नाम भी मेरा ओरिजिनल रखा है शिवाजी राव बागले, हाँ। तो उनको वो भी अच्छा लगा था। लेकिन बोलता है एक ही डर है बस, वो राज साहब जी थे, फिर कभी काम करेंगे बोले राज साहब जी। सेम नसीर भाई को सुनाया था, उन्होंने भी उस पॉइंट पे रिफ्यूज़ कर दिया। फिर मैंने नाना का दिमाग में रख के सोचा कि नाना को ये कैरेक्टर दे सकते हैं, क्योंकि वो महाराष्ट्रियन कैरेक्टर भी था और नाना उस टाइप के रोल कर सकता है। हाँ। तो नाना को फिर मैंने नंबर लेके फ़ोन किया, तो उसने भी मेरे को ऐसे ही जवाब दिया, मैं कमर्शियल फिल्में नहीं करता हूँ। तो उस टाइम पे आर्ट फिल्में ज़्यादा चलती थी, हाँ। करते थे लोग। तो मैंने भी बोला, नाना देख कमर्शियल फिल्म करेगा तो तेरी पहचान वर्ल्ड वाइज होगी। आर्ट फिल्म तो बॉम्बे में रिलीज़ होती है और हिट होती है तो दूसरे सर्किट ओपन होते हैं, अदरवाइज़ तो दूसरे सर्किट में रिलीज़ भी नहीं होती। तो तेरी स्क्रिप्ट रेडी है? मैंने हाँ रेडी है, कंप्लीट स्क्रिप्ट है। बोले कब सुना सकता है? मैंने जब बोलो। बोले कल आ जाओ मेरे घर पे। तो लोखंडवाला में जाके मैंने कहानी सुनाई, कहानी उसको अच्छी लगी। फिर बोलती फिल्म तो अच्छी है, मैं करूँगा बोलते, लेकिन एक शर्त है बोलते, अगर राज साहब ने इंटरफियर किया तो मैं सेट छोड़ के चला जाऊँगा और वापस नहीं आऊँगा। तो मैंने राज साहब इंटरफियर नहीं करेंगे, मेरी भी उनके साथ थर्ड फिल्म है मेरा। तो बोले नो प्रॉब्लम। तो फिर मैंने, और राज साहब को पसंद आया कि नाना करेगा ये। हाँ फिर मैंने राज साहब को रात को फ़ोन किया जब नाना से फाइनल होगी बात। मैं बोला राज जी वो कैरेक्टर फाइनल हो गया। बोलते कौन हुआ? मैं बोला नाना पाटेकर। अरे नाना पाटेकर तो सेट पे गाली गलौज करता है, मेहुल झगड़े कर लेता है, मारपिटाई करता है। अरे राज जी ऐसा नहीं करेगा, मैंने सारा क्लेरिफिकेशन कर लिया है। तो क्या बोला वो बोलते राज साहब अगर इंटरफियर करेंगे नहीं तो मैं सेट छोड़ के चला जाऊँगा और वापस नहीं आऊँगा। ये आपने बोल दिया। हाँ, तो राज साहब बोलते तुम्हारे वहाँ मैं कब इंटरफियर करता हूँ मेहुल? फिर मैं बोला मैं राज्य अभी मुहूर्त करके हंगामा कर दे, तो बोले करो कोई प्रॉब्लम नहीं, 6 महीने में कंप्लीट करनी है। मैं बोला उसको भी मैंने 6 महीने बोला है। बोले नो प्रॉब्लम। इस अब तरह स्टार्ट हुई एंड कंप्लीट अब दी। मैं उपन्यासकार मेहुल से बात करना चाहता हूँ कि पहले दिन का शॉट है, नाना पाटेकर और राजकुमार साहब साथ में है। अब उपन्यासकार मेहुल कुमार उसको किस तरह से देखेगा, क्या चल रहा है उसके दिमाग में? राज साहब का और नाना का फर्स्ट शॉट मेरा कौन सा था मालूम है? वो आपको मालूम है तो जैसे वो खेल रहे गेम टेबल टेनिस उसके हाँ। ऊपर और बातें चल रही है, हाँ। तो वहाँ वो था। तो नाना और राज साहब का पहला ही कंबाइन शॉट्स रखा था मैंने। उस टाइम पे पहचान हुई सिर्फ, तो उस टाइम पे अलग अलग ही बैठे थे, राज साहब और नाना साथ में। बाद में टेक ओके हुआ, वो उधर राज साहब इधर। पर ये स्ट्रेस दिमाग में हाँ रहता ही हाँ होगा ना हाँ, मैं आपके। बोला पहले ही कंबाइन सीन कर लेंगे तो नज़दीक आ जाएंगे, फिर आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट शेड्यूल क्या किया कि गाना करते हैं। तो गाना था पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरे जानी। हाँ।
तो वो गाना किया, तो गाने में नाना बोलते मेहुल यार मैंने कभी डांस किया नहीं है, अब तुम मेरे को डांस करवा रहे हो। मतलब तुम यार आर्मी ऑफिसर हो, ड्रिंक किया हुआ है, मेरे को कॉन्फिडेंस है तुम करोगे डांस, क्यों टेंशन ले रहे हो। तो जो मूवमेंट करना है कर सकते हो, क्योंकि तुमने इतना दारू पी लिया है, नशे में डांस कर रहे हो। हम्म। तो बोले एग्री हुआ। और उस गाने में राज साहब और नाना इतने नज़दीक आए कि उसके बाद शूटिंग में भी मतलब मजाक मस्ती ये सब चलता रहता। क्या बात है। सो और तिरंगा अपने आप में बड़ी हिट रही, और एज ए प्रोड्यूसर भी आप यस सेटअप हो गया। मतलब ये दोनों मिथक है, मतलब राजकुमार और नाना पाटेकर, इनके बारे में जितनी स्टोरीज कही जाती है यस उतनी कम है। मतलब जो कई बार बन, जैसे अजीत साहब के बारे में स्टोरीज बनती रहती है, वैसे ही राजकुमार साहब के बारे में स्टोरीज बनती रहती है, लेकिन वो उतने फिनिकी थे जितने स्टोरीज चलती है, हम आप सुनते ही रहते हैं लगातार। मतलब उनका क्या है, राज साहब कभी मतलब सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, अगर ऐसा लगे ना तो वो मजाक मस्ती भी करते थे, ऐसा कुछ नहीं है। और मतलब राज साहब अगर एक बार करेक्ट समझ लेते थे कि ये आदमी सही है, ये जो कर रहा है वो भी सही है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। ये मैंने देखा राज साहब। बाकी तो राज साहब को अगर आप गलत बोल के कुछ सही कराना चाहोगे ना तो वो नहीं हो सकता था। उनको जो भी बोलना है फ्रेंकली बोल दीजिए, और सेट पे फिर कोई टेंशन नहीं होती थी। अगर आपने बोला कुछ और वहाँ पे हुआ कुछ और तो फिर नहीं। सो फिर नाना के साथ भी आपने कई सारी फिल्में की। नाना ने भी 3 फिल्में हाँ। किसी के साथ नहीं की, मेरे साथ ही की 3। तिरंगा के बाद क्रांतिवीर, क्रांतिवीर के बाद अमित जी के साथ कोहराम, तीनों फिल्म। और बच्चन, वो तो हिस्ट्री। अमिताभ बच्चन, मतलब स, एक ऐसा आइकॉन जिसके साथ काम करना हर कोई डायरेक्टर चाहता है। क्या डेफिनेट। क्या कैसे हुआ वो बच्चन वाला पूरा? देखिए अमित जी की मेरी पहचान थी, मतलब इतने फिल्में नहीं की थी हमने कोई, लेकिन मेरी 3 फिल्मों के मुहूर्त किए थे उन्होंने। अच्छा। हाँ, और पहली फिल्म लव मैरिज, लव मैरिज का मुहूर्त अमित जी ने क्लिप दिया था, और मन जी ने मुहूर्त शॉट डायरेक्ट किया था, मनमोहन देसाई अरे ने। वाह, क्या बात है। ये तो हाँ। मतलब अपने आप में बहुत बड़ा यस। शुभ शक। और तभी मंजी ने मेरी पहचान करवाई कि ये गुजरात का मनमोहन देसाई, ऐसे क्या। तो मैं बोला नहीं सर, मैं मेहुल कुमारी हूँ गुजरात का। तो अमित जी ने फिर वो मुहूर्त किया। उसके बाद आंसू बने अंगारे का मुहूर्त भी अमित जी ने किया, और आसमान से ऊंचा सुजीत कुमार जी की फिल्म। 3 फिल्में तो उतनी मेरी पहचान थी। लेकिन अमित जी कमबैक करेंगे और मेरे साथ फिल्म करेंगे, ऐसा मैंने कभी लाइफ में सोचा नहीं था। मतलब मुझे याद है कि मैं अभी अभी तक अपनी गाड़ी को राम प्यारी ही बोलता हूँ। हाँ। ये उस डॉक्टर अकेला का वो है कि यस। वो राम प्यारी जो चल 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 रही चल मेरी राम तो प्यारी, तो क्या। तो अमित जी का फिर जब कमबैक का उन्होंने प्लान किया होगा, तभी मतलब काफ़ी डायरेक्टरों के नाम थे, अनाउंसमेंट भी कभी कभी आ जाते थे कि इनके साथ कर रहे हैं, इनके साथ कर रहे हैं। लेकिन फिर मेरे को शीतल जी का एक बार फ़ोन आया, बोले सर आपके पास कोई अमित जी के लिए सब्जेक्ट है। मैंने सब्जेक्ट तो है। तो बोले आप कब सुना सकते हो। तो मैं बोला आप पूछ लीजिए सर को, कभी भी सुना सकता हूँ। तो दूसरे दिन ही फ़ोन आ गया। उस टाइम पे तो ये सब बातें थी नहीं, ईमेल करो, ये करो, वो करो। हाँ। तो प्रतीक्षा में बोले 11 बजे आ जाओ कहानी। तो मैंने अमित जी को पूरा नरेशन दिया, स्क्रिप्ट रेडी थी मैंने वो एक रियल डॉक्टर की लाइफ पे फिल्म थी। अच्छा। हाँ। तो वो हमेशा मतलब समझो एक पेग पी के ऑपरेशन करते थे। तो मेरे को जब पता चला, मेरा सर आपके बारे में कोई किसी को बताएंगे कोई मानेगा ही नहीं, बोलते। तो बोलते सर लेकिन मैं करता हूँ नहीं तो मेरा ऑपरेशन आज तक कोई फेल नहीं हुआ, एक्टिव हो जाता हूँ। तो मैं बोला फिर मैं आपकी लाइफ पे फिल्म बनाऊंगा मैं। तो बोले कोई देखेगा ही नहीं, ऐसा कोई मानेगा ही नहीं, बोलते। बोला ठीक है मैं कोशिश करूंगा। तो अमित जी को ये कहानी सुनाई ना, अमित जी को बहुत अच्छी लगी। एंड मृत्युदाता ABCL की फर्स्ट होम प्रोडक्शन, और स्टोरी एंड डायरेक्शन दोनों मैंने किया था। अभी आपने जो बात कही वो बड़ी कमाल की बात है कि आपने उस दौर में काम किया है जब आप एक कॉल करते थे राज साहब को, एक कॉल करते थे नाना पाटेकर को, एक कॉल करते थे बच्चन साहब को, या कि सर मिलना है बात। अब मुश्किल काम हो गया है। अभी तो देखिए ना, इंडस्ट्री मतलब धंधा बन गया, क्रिएशन खत्म हो गया। पहले क्रिएशन था, राइटर की वैल्यू थी, म्यूजिक डायरेक्टर की वैल्यू थी, डायरेक्टर प्रोड्यूसर ये 4 लोग मिलके ही फिल्म बनाते थे। अभी तो मतलब एक फिल्म में 4 म्यूजिक डायरेक्टर होते हैं, नाम पूछो किसी को याद भी नहीं होता, लिरिक्स राइटर किसी की पहचान नहीं। तो पहले ये नहीं था। और पहले कितने भी बड़े स्टार को आपको साइन करना है, उनके सेक्रेटरी को फ़ोन करो, वो सीधे बोलेंगे सर कल नटराज में शूटिंग कर रहे हैं, लंच टाइम पे आके आप बात कर लो।
उसके बाद कहानी जब सुनना चाहे अब सुना देना, ये होता था। धर्म जी ने अपने पीक पीरियड में मेरे साथ 4 फ़िल्में की, जीतू जी ने 4 फ़िल्म की, मतलब मोस्टली सब लोगों के साथ काम किया। लेकिन कभी भी कहानी सुनाने के लिए फ़ोन करो 1 या 2 दिन में, और या तो होटल रूम बुक करवाते थे या घर पे कहानी सुनते थे। अब ईमेल ये वो सब चीज़ें उस टाइम पे थी ही नहीं। अभी तो बिज़नेस मैनेजर, फिर उसके बाद कास्टिंग डायरेक्टर, क्या कितने पोस्ट है कुछ। मतलब अब आप फिल्म बनाने के लिए बहुत टॉर्चर सा मैंने हो गया है। मैंने तो जागो के बाद फ़िल्म बनाना बंद ही कर दिया ना, अपना मल्टीप्लेक्स है, पीसफुल लाइफ़, आराम से, कोई टेंशन नहीं। क्योंकि आज क्या है, मतलब ईमेल भेजो, उसके बाद डायरेक्टर का बायोडाटा माँगते हैं। सोचिए। आपसे बायोडेटा मांगा गया हाँ, एक है? बार माँगा ना, तो मैंने बोला अभी अगर बायोडाटा, मेरे को कोई नौकरी थोड़ी करनी है कि मैं बायोडाटा भेजूँ। तो अभी डायरेक्टर का भी बायोडाटा माँगते हैं। सोचिए, अभी तो सीनियर डायरेक्टर कोई काम नहीं कर रहे हैं इसलिए, देखिए ना। मतलब उस आदमी की बुद्धि में तरस आता है जिसने भी आपको ये बोला होगा कि आप आपका बायोडेटा भेज दो, जिसको देखिए वो क्या मेहुल है, कुमार नहीं मालूम। अभी नए-नए लोग रख लेते हैं, तो उनको कुछ मालूम नहीं। अब क्रिएटिव हेड, कास्टिंग डायरेक्टर, क्रिएटिव डायरेक्टर, कितनी पोस्टें आई। पहले तो डायरेक्टर, स्टोरी राइटर, हम लोग पहले कहानी पे 1-1, 2-2 महीना तक स्क्रिप्ट पे बैठते थे। टाइटल के लिए डिस्कस होती थी कि नहीं यार, ये टाइटल यूपी में समझ में नहीं आएगा, बंगाल वालों को पल्ले नहीं पड़ेगा। आज ऐसे टाइटल आते हैं कि बॉम्बे वालों के भी पल्ले नहीं पड़ ये सही बात हालत है। है। सो मेहुल भाई, मतलब अब आप अपना जैसे आप बोल रहे हैं पीसफुल लाइफ, आपका मल्टीप्लेक्स आप चलाते हैं गुजरात में। अब कहीं ऐसा नहीं होता कि यार चल प्रोड्यूस ही कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं? नहीं, मेरे को ऑफ़रें आ रही है, लेकिन पार्टनरशिप के लिए मैं ना बोल देता हूँ। अभी बहुत बड़ी कंपनी ने मेरे को मीटिंग भी किया, मैंने जाके मिला भी। तो मैंने बोला कि सर, मेरे को पार्टनरशिप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओनली डायरेक्शन आप बोलो, मैं करूँगा। जो भी प्राइस फाइनल होगी, जिस तरह से पेमेंट करोगे, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन पार्टनरशिप नहीं, क्योंकि क्या होता है देखिए, आज एक फ़िल्म में 4 पार्टनर आते हैं, हम्म, और मैनेज कौन करेगा? वो कंपनी वाले। हम्म। हिसाब वो लोग देंगे, मानना आपको उनकी हर बात है। अब उसमें पब्लिसिटी का खर्चा क्या बताएँगे, उनके ऑफ़िस एक्सपेंसेस उसमें डालेंगे, बाकी एक्स्ट्रा खर्चे भी आ जाएँगे। तो बजट आज इसीलिए तो फ़िल्में फ्लॉप हो रही है ना, 300 करोड़, 250 करोड़, 200 करोड़ की उसके फ़िल्म। बाद भी फ्लॉप। हाँ, तो ये मतलब, और ये कंपनियाँ जब से आई ना, तब से ये सब हालात हो गए। अदरवाइज़ फ़िल्म इंडस्ट्री में कभी ऐसा कुछ था ही नहीं। आप छोटे प्रोड्यूसर आज फ़िल्म बना ही नहीं सकते। रीजनल फ़िल्म वालों को कितना प्रॉब्लम होता है। आज कोई भी फ़िल्म बनाओ, आपको खुद को रिलीज़ करनी है, छोटी हो या बड़ी। डिस्ट्रीब्यूटर कोई है ही नहीं। जो कंपनी वाले रिलीज़ करते हैं, वो पार्टनरशिप में आ जाएँगे कि इतना पैसा हमारा, इतना, और फर्स्ट रिकवरी उनकी। उसके बाद आर्टिस्ट पार्टनरशिप होंगे, तो उनकी रिकवरी। उसके बाद प्रोड्यूसर को मिलता है पैसा। तो फिर ब्याज के पैसे आपके। तो मेहुल भाई, मतलब आपके पूरे करियर में अगर अपन बात करें तो आपने तमाम सारे सारे बड़े स्टार्स के साथ काम कर लिया, बच्चन से लेके सारे। लेकिन राजकुमार से आपका जो एसोसिएशन रहा वो ऐसा रहा कि जो ऐतिहासिक है, और अब वो इतिहास में दर्ज है अच्छा, कि सबसे ज्यादा फिल्में राजकुमार के साथ अगर किसी ने की है तो मेहुल भाई ने की। वो 100% वो तो और राज साहब का देखिए, राज साहब कभी भी फ़िल्म इंडस्ट्री में एक ही मैरिज फंक्शन में आए थे, वो मेरी लड़की की शादी में आए थे। अच्छा। हाँ, उन्होंने बोला, क्योंकि तभी वो ड्रेस डिज़ाइनिंग करती थी, काफ़ी आर्टिस्टों के किए थे उसने, शमीम ने। तो राज साहब के भी ड्रेस वो बनाती थी। तो राज साहब बोले वो मेरी बिटिया है मेहुल, मैं उसकी शादी में आऊँगा। आज तक मैं कहीं कोई शादी में नहीं गया। तो मैंने तभी, काफ़ी प्रेस वाले भी बोलते मेहुल भाई, राज साहब नहीं आएँगे यार, आप बोल रहे हो। मैंने कहा देखो, नहीं आएँगे तो नहीं आएँगे, मेरे को तो बोला है आएँगे। और वो पुरू को लेके मैरिज में आए, और उसको सोने का गिफ्ट भी दिया, एकदम बड़ा-सा हार उसको उस क्या? टाइम पे। तो राज साहब का, और कभी भी फ़ोन पे मिल जाते थे मेरे को, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं। एक राज साहब है। और सबसे बड़ा मेरे को राज साहब का एक यादगार जो रहेगा ना सीन, वो लाइफ में रहेगा, वो ये है कि उन्होंने मेरा बर्थडे का केक काटा था, और वो तलवार से काटा था। मद्रास में हम लोग शूटिंग कर रहे अच्छा। थे, हाँ, मद्रास में शूटिंग कर रहे थे। और मद्रास में प्रोडक्शन वाले ने बोला कि देखो मेहुल जी का बर्थडे है, तो हम लोग केक, बोले मेहुल का बर्थडे है तो केक मैं काटूँगा बोलते, और बहुत बड़ा केक लाना, और एक छोटी तलवार लाना बोलते, वो तलवार से केक काटूँगा बोलते, छुरी से नहीं। क्या बात। तो मेरे को प्रोडक्शन वाले ने बोला राजी तो तलवार मंगवाए आपके केक के लिए। मैंने ठीक है। और वो उन्होंने तलवार से केक काटा, पूरे यूनिट सब खुश थे। और वो दिन एक याद है। और दूसरा, हम लोग जब मरते दम तक का, राज साहब का क्लाइमैक्स के पहले का जो सीन था, हम लोग फरियाज होटल में कर रहे थे, उनका घर बताया था। राज साहब की डेथ हो जाती है, और वो शमशान यात्रा का सीन था, आपने पिक्चर देखी। तो राज साहब को पूरे टेम्पो में सजा के सुलाए थे, ऊपर गए लेके। फिर मेरे को नीचे से आवाज़ दी, मेहुल ऊपर आ जाओ। तो मैं ऊपर गया, मैं बोला पता नहीं अब क्या। तो
प्रोडक्शन वाला वो हार लेके खड़ा था उनको पहनाने के लिए, तो बोले कि ये हार तुम लो और मेरे को पहना दो, बोलते जब जाऊंगा नहीं तो ये मौका नहीं मिलेगा। तो ओ, बोला राजी ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप, तो हंसने लग गए, बोलते पहना दो करके बात टाल दी उन्होंने। फिर मैंने हार पहनाया, उसके बाद हम लोग ने शूटिंग स्टार्ट की। फिर ये पॉइंट मेरे को, मैंने तभी लाइट लिया, मेरे को लगा पता नहीं शायद बोल देते कुछ भी तो ऐसा कुछ होगा, लेकिन रियलाइज तब हुआ जब राज साहब की डेथ हुई। हम लोग महबूब स्टूडियो में शूटिंग कर रहे थे, मृत्युदाता की, अमित जी, डिम्पल जी सब थे सेट पे, और वहाँ मेरे को फ़ोन आया राज साहब के घर से कि राज साहब का अंतिम संस्कार हो गया है, उनकी डेथ हो गई थी। तो बोला अंतिम संस्कार भी हो गया, बोलते हाँ। उन्होंने बोला था कि किसी को बुलाना नहीं, सिर्फ मेरे 3 4 5 लोग जो है मेरे खास, उनको फ़ोन करके घर पे बुलाना। तो मैंने अमित जी को भी बोला, तो बोले सर फिर, मैं बोला किसी को नहीं बुलाया सर, अंतिम संस्कार भी हो गए। तो मैं बोला मेरे को घर पे तो जाना पड़ेगा। तो हम लोग ने पैकअप किया और मैं घर पे गया। तो घर पे गया तो भाभी जी से जब बात किया ना, तो मेरे को बोले कि वो बोलते थे कि फिल्म लाइन में शमशान यात्रा तमाशा है, जिसकी डेथ हुई है ना उसके लिए किसी को कोई फीलिंग नहीं होगी, कौन आया है वो देखने के लिए लोग जमा होते हैं, देख वो जा रहा है, देख वो जा रही है, काले चश्मे पहनेंगे, सफ़ेद कपड़े पहनेंगे और मतलब शो के लिए आएंगे बोलते। तो मेरी बोले शमशान यात्रा बिल्कुल मत करना, ये हमारा खुद का मतलब फैमिली अफेयर है, और फैमिली के साथ मेरा अंतिम संस्कार था। और वो किया उन्होंने। तब मैंने बोला भाभी जी को कि भाभी जी मेरे को उस दिन बोले थे, आज मेरे को वो सीन याद आ रहा है, बोलते हार पहना दो, जब जाऊंगा तो मौका नहीं मिलेगा। मतलब उनके दिमाग में वो चीज उस समय से उस क्लियर थी कि मैं अंतिम नहीं संस्कार कर, नहीं होगा मेरा हाँ उस ढंग से। सोचिए, तो तभी तो बोला ना, कितने कॉन्फिडेंस से बोला, वरना कोई बोलेगा ही नहीं। और आज तक वो हिस्ट्री है राज साहब को अंतिम संस्कार का, एक भी फोटो कहीं भी नहीं। ये बड़ा वो है, मतलब देव साहब से भी मेरी जब बात हो रही थी, देव साहब एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे बोले कि यार मैं मरूंगा ना तो कहीं विदेश में मरूंगा। उन्होंने भी वही किया। तो मैंने कहा देव देव साहब तो ये तो गलत बात है, मतलब आप इस देश की अमानत हो, इस देश ने आपको सब कुछ दिया है, तो पागल है, मरूंगा तो हमेशा रहूंगा, यहाँ मरूंगा तो कहीं नहीं रहूंगा। और आज में भरोसा नहीं होता कि यस, देव नहीं रहे। कितना, वही तो सब मतलब आप मौत को भी विजुलाइज करके क्लैरिटी है सब। क्या बात है। तो मेहुल भाई, मतलब अब आप, आपका मल्टीप्लेक्स है, मल्टीप्लेक्स आप चला रहे हैं, उसमें एक्सपांशन का कुछ प्लान है क्या, आगे किस तरह से आप नहीं, अभी देख तो रहे हैं? चल रहा है, अभी अब रिनोवेशन का भी काम चल रहा है, सब कुछ है, काफ़ी साल हो गए, 22 साल हो गए, तभी तो मल्टीप्लेक्स बने थे इंडिया में हाँ नए मुझे नए, याद है तभी पहला बनाए। जब बना था तब आपने बताया था। तो चल रहा है, क्योंकि अभी आजकल क्या फिल्म बनाने के लिए मतलब सोच नहीं सकते हम लोग किस तरह से काम करेंगे, क्योंकि इंटरफियर इतना है। फिर डायरेक्टर देखिए ना, आज डायरेक्टर की कोई पहचान ही नहीं है। पहले म्यूज़िक डायरेक्टर का भी पोस्टर में नाम आता था, लिरिक्स राइटर का नाम आता, आज है ही नहीं, किसी के नाम गायब है। और पार्टनरशिप 4 प्रोड्यूसर ऐसा अपने को नहीं करने का। क्रिएशन खत्म हो गया है मेन, इसलिए फिल्में नहीं चल रही। मैं आपको बात बताऊं, मेरे मल्टीप्लेक्स की वजह से जब रिलीज़ होती है तो कॉर्पोरेट वालों के साथ भी बातें होते रहते हैं ना। तो एक बहुत बड़ी कंपनी की फिल्म रिलीज़ हुई थी, तो उन्होंने ग्रॉस कलेक्शन पेपर में दिया था ऐड, 100 करोड़ फर्स्ट डे कलेक्शन, ये वो। तो मैंने फ़ोन किया, मैंने यार ये ग्रॉस कलेक्शन पेपर में क्यों देते हो, तो हंसने लग गया। मैंने वाई आर यू लाफिंग, बोलते सर हमारा गेम शेयर बाजार का है, पब्लिक को क्या मालूम ग्रॉस क्या नेट क्या, बोलते पब्लिक सोचेगी ना 100 करोड़ फर्स्ट वीक का कलेक्शन है, हमारा शेयर 10 रुपया 20 रुपया बढ़ गया तो 100 करोड़ हमारा वहीं से कवर होता है ऑल ओवर इंडिया में से। अब ये इनकी गेम है, सोचिए। हाँ मतलब बड़ी बड़ी फिल्में ग्रॉस कलेक्शन पे ही दिखा दिखा के हाँ, कि 100 करोड़, 200 और करोड़। नेट कितना है मालूम है, 30% ओनली। हाँ 100 करोड़ का धंधा होता है ना तो 30 करोड़ रुपया नेट मिलता है। 50% अभी क्या है, थिएटर होगा, रेंट नहीं है, फर्स्ट वीक 50%, सेकेंड वीक 45, 40, 10, 30 ऐसे है। तो फर्स्ट वीक तो उसमें ज़्यादा, फिर जीएसटी काट के, फिर शो टैक्स काट एंटरटेनमेंट के, टैक्स, हाँ। ये सब चीज़ें काट के बचता है 30% सिर्फ नेट। लेकिन वो ग्रोस कलेक्शन पेपर में दे देते, ताकि पब्लिक सोचती है अरे 100 करोड़ फर्स्ट डे, सेकेंड डे 200 करोड़। क्या बात है मेहुल भाई, मतलब आपसे बातचीत ऐसी लगातार चलती रहे, मैं तो घंटों आपसे ऐसी बात कर सकता हूँ। लेकिन मेरे अपने कुछ स्टूडेंट, सिनेमा का स्टूडेंट होने की हैसियत से आपसे कुछ सवाल पूछने का बड़ा मन है कि आप राइटर, मतलब नॉवेल्स, आपने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे, फिल्में आपने ढेर सारी, आपका प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से आप कोई एक कहानी आपके दिमाग में आई, कैसे डेवलप करते हैं, क्या करते हैं? देखिए जेन्युइन जो राइटर होते हैं ना, वो रियल इंसिडेंट पे सोच के भी कहानी लिखते हैं। हाँ अभी जैसे क्रांतिवीर की मैं बात करूँ आपको, तो हमारे कॉलेज के टाइम पे एक मेरा फ्रेंड था,
वो मतलब ऐसी बड़ी बड़ी बातें करेगा ना, आप सोचो तो बोले यार ये कमाल का आदमी है। तो मैं उसको बोलता ना यार तू इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, कुछ करके दिखा ना। बोलते मैंने थोड़ा इस देश का ठेका लिया है, बोलते मैं तो बात करता हूँ, ऐसे करके टाल देता। तो वो कैरेक्टर मेरे दिमाग में था। फिर जब ये बाबरी ध्वंस का हादसा हुआ, उसके बाद मैंने सोचा क्यों नहीं इस पॉइंट पे कोई फिल्म बनाई जाए। हिंदू मुस्लिम तो चलता ही रहता है मेरा, लेकिन आउट एंड आउट ऐसी बनाएंगे तो शायद पब्लिक डाइजेस्ट ना भी करे। तो इसको कमर्शियल वे में ये बात को इन्वॉल्व करके पूरी कहानी कमर्शियल बनाएंगे। तो ऐसा एक कैरेक्टर, तो मैंने नाना को दिमाग में रख के वो कैरेक्टर लिखा। और नाना को जब सुनाया था तो नाना भी एकदम, और उस टाइम पे मेरे 2-3 डिस्ट्रीब्यूटर ना बोल रहे थे, बोले मेरे भाई तिरंगा में राज साहब नाना थे, अब नाना को अकेले को कौन देखेगा। बोलते बोला मैं नाना के लिए फिल्म नहीं बना रहा हूँ, ये फिल्म में जो कैरेक्टर है ना उसमें नाना फिट है, इसलिए उसको बना रहा हूँ। और वो इन्वॉल्व होकर काम करने वाला। और वो देखिए पूरे कपड़े उसने अपने घर के पहने, एक भी कपड़ा नहीं बनाया था नया। चप्पल स्लीपर जो मेरा तेरे घर के जो भी कपड़े हैं ना वो मेरे को दे देना, उतने नए बना के दूंगा। सेट पे आयरन भी नहीं होगी, क्यों खटियों पे सोता है, बीड़ियाँ पीता है और झोपड़पट्टी में रहता है। तो वो कैरेक्टर पूरा दिखना चाहिए। अब आज के हीरो को किसी को ये बात बोलो तो वो मानेंगे ही नहीं, अरे यार ऐसे थोड़ी होता है। नए लेकिन कपड़ों को पुराना हाँ करना हाँ पड़ेगा। वो उसने पहने थे और वो पूरा कैरेक्टर देखिए। और सबसे बड़ा हाईलाइट था क्लाइमेक्स का सीन क्रांतिवीर का। उस टाइम पे नाना को कुछ हार्ट का प्रॉब्लम हो गया था, वो नानावटी हॉस्पिटल में। अच्छा। हाँ, तो हम लोग ने क्या, सेट वेट लग गया था, जूनियर आर्टिस्ट भी फाइनल हो गए थे, डैनी साहब की भी डेट थी, फाइटर भी थे। तो मैं नाना को मिलने गया, मैंने नाना देख अगर प्रॉब्लम से तो हम शेड्यूल कैंसिल कर डालते हैं, बाद में करेंगे। तो उसकी तो आदत है ना, बोलते मेहुल देख हार्ट का प्रॉब्लम है, मैं चला गया तो तेरी फिल्म अधूरी रहेगी, ये तो क्लाइमैक्स है। तो मैं बोला ऐसा क्यों बोल रहा है यार। तो बोले एक काम कर सकता है तू। मैंने क्या? बोले एक ही दिन में ये शूटिंग खत्म कर सकता है। मैंने एक ही दिन में कर सकते हैं, तेरा एक ही डायलॉग है वो मंच पे ही है, मेरा बाद में डैनी साहब को मारने के 2 शॉट्स है मेरा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं 4 कैमरे लगा दूंगा मैं। तो बोले वो अच्छा आइडिया है तेरा, वो कर तू। और मेरे डायलॉग जो भी मेरा डायलॉग, मैंने उसको बोला कि देखिए ये फॉर्म है डायलॉग का, इसमें तेरे को 2-4 लाइन एक्स टेम्पो में ऐड भी करेगा ना तो इसके मुताबिक ऐड कर सकता है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा। हाँ, तो बोले ठीक है। फिर वो डॉक्टर को लेके एम्बुलेंस के साथ आया था फिल्म सिटी में अच्छा, क्लाइमेक्स। डॉक्टर वहीं पे। हाँ, साथ में आए थे। और सबको मैंने बोला, डैनी साहब बोले मेहुल भाई एक ही दिन में। मैंने हाँ आपके 3-4 शॉट्स है वो बाद में, पहले मैं मंच पे जितना शॉट्स है नाना का वो 4 कैमरे लगा के मैं ले लूँगा, और उसके बाद फिर करेंगे। और उस आदमी ने किया, उसमें 1-2 लाइनें उसने ऐड भी की, वो लास्ट में जो खींच के ऐसे पहन लेता है ना वो भी उसके एक्सटेम्पो में सब। तो अब किसी को बोलो क्रांतिवीर का क्लाइमैक्स एक दिन में किया है तो कोई मानेगा ही नहीं। और वो भी सेल्यूलाइट के यस, जमाने में, ये तो हाँ बड़ा यस, हिम्मत का काम हाँ। था वो भी। तो ये आर्टिस्ट का जो इन्वॉल्वमेंट वाले होते हैं वो मतलब टोटल इन्वॉल्वमेंट। आज भी याद है, ये देख कौन सा खून खून हिंदू का है, कौन सलमान का पहचान। क्या लिखे डायलॉग्स आपने। तो स्क्रीन प्ले का प्रोसेस क्या होता था आपके? स्क्रीन प्ले में क्या है देखिए, मतलब पहले अगर कहानी है ना, कहानी के मुताबिक स्क्रीन प्ले होना चाहिए। आजकल क्या स्क्रीन प्ले सिर्फ नाम के लिए होता है। कहानी, हम लोग के टाइम पे क्या होता था कि स्क्रीन प्ले के कोई कोई सीन ऐसे होते थे जो इंटरवल के पहले आते थे, उसकी लिंक इंटरवल के बाद के सीन में होती थी। तो लोगों को अरे यार उसने बोला था इंटरवल के पहले, अभी देखिए क्लियर किया, ये होता था। अभी वो सब चीज़ें है नहीं, अभी आप इंटरवल के बाद कुछ और फिल्म, इंटरवल के बाद कुछ और फिल्म। तो ऐसा मतलब उस टाइम पे हम लोग जब स्क्रीन प्ले भी लिखते थे तो सोच समझ के लिखा जाता था कि भाई इसके सीन की। अब एक सीन था हमारा, मैं बताऊँ राज साहब नहीं, अमित जी के साथ, अमित जी, नाना और डैनी साहब कोहराम में। आपको मालूम है कि डैनी साहब को पकड़ के एक रूम में लेके आते हैं। राइट। हाँ, हम लोग ने वैष्णो देवी शूटिंग किया था हाँ। गाने के बाद। और मारते नहीं है वहाँ पे। तो अमित जी को थोड़ा सा फील हुआ, बोले यार नाना, बोले इतने बड़े हम 2 आर्टिस्ट विलन को पकड़ के उठा के इधर लेके आए हैं और इसको मार नहीं रहे हैं, बोलते अभी पब्लिक क्या सोचेगी। बोले नाना, बोले भाई स्क्रिप्ट तो पहले सुनाई थी यही था, बोलते अभी इसको कुछ बोलेंगे तो मानने वाला है नहीं। तो बोले तेरी बात शायद मान ले, पूछ तो सही। तो नाना आया मेरे पास, मैं बोली यार मेरे को थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। मैंने क्या? बोलते अभी इतने बड़े विलन को हम दोनों इतने बड़े स्टार उठा के इधर लेके आए और कोई मार नहीं रहा है, इसको वापस छोड़ रहे, तो पब्लिक क्या सोचेगी। बोले पब्लिक क्या सोचेगी। तो बोले क्यों छोड़ दिया इसको। मैं बोला मैं यही चाहता हूँ। तो अमित जी ने सुना वो डायलॉग, बैठे हुए थे। नाना बोले सुना डायलॉग ने। उसने बोला, मेरा आपको लग रहा है, आप तो आर्टिस्ट हो, आपको पूरी स्क्रिप्ट मालूम है कि इसको क्यों छोड़ रहे हो, आपको लग रहा है तो पब्लिक को भी लगेगा ना कि इसको क्यों छोड़ रहे हो। तो मैं यही चाहता हूँ कि पब्लिक को ये लगेगा कि इसको क्यों छोड़ दिया। छोड़ दिया इसलिए कि आगे जाके मार रहा है कोई और, मार रहे हो वहाँ पर नाम आ रहा है टेररिस्ट का। तो वहाँ पर हो गया।
तो ये वाह सारी यार चीज मेहुल भाई, बहुत बहुत मतलब इतनी बातें हैं आपसे करने की, अच्छा लगा। लेकिन समय भी देखना होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपसे फिर मुलाकात होगी और बहुत सारी चीजें और नई जानने को कभी भी मिलेगा। एनी थैंक टाइम। यू वेरी मच। ओके, थैंक यू।